हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का अगले महीने 6 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी के कुछ 15 बेस्ट पीवाईक्यूज़ लेकर आया हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो सीडीपी और शिक्षण शास्त्र के पीवाईक्यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। मतलब विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब ऐसा कौन सा समय काल है या इनमें से जो क्या करता है कि हमको एक बच्चे से, एक चाइल्ड से लेकर एक एडल्ट बनाता है। ऐसी कौन सी सीढ़ी होती है जो हमको एक बच्चे से एडल्ट बनाने का काम करती है। ऐसा कौन सा पुल होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले लाइन से ऑप्शन पढ़ेंगे क्या क्या दिए गए हैं। अर्ली चाइल्डहुड, क्या अर्ली चाइल्डहुड का टाइम जो होता है हमको बचपन से वयस्कता की ओर ले जाता है, या उसका ट्रांजिशन टाइम होता है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद बचपन खत्म हो जाता है? नहीं, उसके बाद तो माध्यमिक बाल्यावस्था आ जाती है। क्या मिडिल चाइल्डहुड के बाद हमारा बचपन के से हम लोग वयस्क हो जाते? बिल्कुल नहीं। माध्यमिक बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है। और फिर बोला गया है प्री ऑपरेशनल पीरियड या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का तो हमारे आयु के अवस्थाओं से लेना देना नहीं है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की क्या है, सेकेंड स्टेज है। और अगर आप इसका समय काल भी देखेंगे तो इसका समय काल होता है बाल्यावस्था वाला। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था ही वह समय काल होता है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, जिसमें व्यक्ति एक बच्चे से बड़ा हो, मतलब एक बच्चे से आगे बढ़कर क्या होता है, ना वो बच्चा हो रहा होता है उस स्टेज में, ना ही वो पूरी तरीके से क्या होता है, वयस्क हो चुका होता है। तो वो दोनों के बीच में होता है, वो बच्चे से वयस्क की ओर ट्रांजिशन कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको आप लोग दो तीन नामों से जानते हैं, जिसमें से एक क्या है, इस एक को बोला जाता है ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है इसको। ये सब नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ट्रांजिशनल पीरियड या फिर जिसको कि क्या कहा जाता है, संक्रमण काल भी बोला जाता है। ठीक है, या परिवर्तन काल। एक और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको माना जाता है तनाव एवं तूफान की अवस्था। इसको स्टैनले हॉल ने कहा था तनाव एवं तूफान का काल। ठीक है, किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किससे किसे कहा जाता है। हमारे जो संवेग होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं, सबसे ज़्यादा हावी जिस स्टेज में होते हैं वो यही स्टेज होती है। मतलब कि कौन सी वाली, मतलब किशोर अवस्था वाली स्टेज, जिसमें हमारे इमोशन क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा काल है इसको, अच्छा इसको ब्रिज पीरियड भी बोला जाता है। मतलब कि ये क्या होता है, पुल के रूप में काम करता है। किसके किसके बीच में पुल के रूप में काम करता है? ये बचपन और वयस्कता के रूप में के बीच में, या फिर चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसको ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड हम किसके थ्रू ट्रांजिशन करते हैं, तो हम एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था के थ्रू ट्रांजिशन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, आप लोगों को पढ़कर मज़ा आ जाएगा। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ हमारे पास सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमको स्थूलगामक कौशल या फिर ग्रॉस मोटर स्किल की आवश्यकता होगी। अब देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, और ग्रॉस मोटर के साथ ही हम ये दूसरी स्किल पढ़ते हैं जिसको कि बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, दो प्रकार की स्किल होती है। ग्रॉस मोटर स्किल को और किस नाम से जाना जाता है, स्थूलगामक कौशल। और फाइन मोटर स्किल को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सूक्ष्म गामक कौशल। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल या स्थूलगामक कौशल क्या होता है, जो बड़ी मांसपेशी से संबंधित होता है, जो मतलब हम लोग की जो बड़ी मांसपेशियाँ होगी शरीर की। ठीक है, मतलब जो स्थूलगामक कौशल था या फिर स्थूलगामक कौशल किससे संबंधित होता है, बड़ी मांसपेशियों से, बड़ी मांसपेशी या फिर बड़ी पेशियों से। और जो सूक्ष्म गामक कौशल है, जिसको कि हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, वो जुड़ा होता है छोटी मांसपेशियों से। ठीक है, इसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। अब आप ही सोचिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर पहले लिखा है कि पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश, मतलब ब्रश से पेपर पर पेंट करना। तो आप ब्रश से पेपर पर पेंट कैसे करोगे, ये जो आपका हथेली वाला, उंगलियां वाला भाग होगा, इसका आप यूज़ करोगे। ठीक है, और अपने आंखों के द्वारा हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन जमाओगे और उसके द्वारा ब्रश से क्या करोगे, पेंट करोगे। तो क्या आपके उंगलियों की जो मसल इसमें लग रही है, हथेली की मसल लग रही है, ये बड़ी मसल से क्या है, बड़ी मांसपेशियाँ है? नहीं, ये छोटी मांसपेशियाँ है, इसलिए ये सही उत्तर नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है कि कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर, मतलब पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना
चिपकाना, मतलब आपने क्या किया, पेपर के टुकड़े काटोगे, किससे काटोगे, हो सकता है ब्लेड से काटोगे या फिर आप सीजर से काटोगे, मतलब कैंची से काटोगे, तो उसमें भी आपकी उंगलियां, हथेलियां, इन सब का प्रयोग होगा। तो ये भी क्या होगी, ये भी छोटी मांसपेशियां है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ब्रश से पेंट करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ये सब भी किसमें आएगा, सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आएगा। और फिर क्या बोला गया है, थ्रेडिंग द निडल, मतलब आपने सुई में धागा डाला। अब सुई में धागा डाल रहे हो तो उसमें आपकी उंगलियों का, उसके आपकी आंखों का, आपकी हथेलियों का, इनका प्रयोग होगा। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म गामक कौशल। मतलब ये तीनों एग्जाम्पल जो दिए, मतलब तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे, इनमें कहीं पर भी शरीर की बड़ी मांसपेशी हो, जैसे आपके हो सकता है जांग की मांसपेशी, या फिर इस जो आपका जो आर्म होता है, भुजा जिसको बोलते हैं, उसकी मांसपेशी, या कंधे की मांसपेशी, इनका कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन वॉकिंग एंड रनिंग, लास्ट ऑप्शन क्या बोला गया, चलना और दौड़ना। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है और यही ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब अगर आप चल रहे हो तो चलने में क्या होगा, आपकी जो जांग है उसकी मांसपेशियाँ, आपके जो पैर है उसकी मांसपेशियाँ, और अगर दौड़ रहे हो तो उसमें भी आपके पैर की जो बड़ी मांसपेशियाँ है, आप दौड़ते समय हाथ हिलाओगे तो आपके जो कंधे वाला भाग है, जो आपकी भुजा वाला भाग है, जो आपका हाथ है पूरा, तो वो यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें चलने और दौड़ने में आपकी क्या होगी, बड़ी मांसपेशी का यूज़ होगा। और जहाँ बड़ी मांसपेशी का यूज़ होगा वहाँ पर कौन सा कौशल उपयोग होगा, वहाँ पर कौशल होगा, ठीक है, वहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स या फिर स्थूलगामक कौशल उपयोग होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि चलने और दौड़ने में कौन सी मांसपेशी का उपयोग होता है, बड़ी मांसपेशी का, इसलिए इसमें कौन से गामक कौशल का उपयोग होगा, स्थूलगामक कौशल का। ठीक है, तो आपको अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है। सबसे पहले तो समाजीकरण की संस्थाएं क्या होती है, मतलब क्या होते हैं समाजीकरण के एजेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, समाजीकरण की घटना को होने देते हैं। मतलब समाजीकरण जिन कारणों से होता है, ये समाजीकरण करवाने वाले कारक है। ठीक है, समाजीकरण करवाने वाले कारक है, मतलब समाजीकरण क्या करते हैं, समाजीकरण के कारक होते हैं, एजेंट होते हैं। मतलब इनके थ्रू क्या होता है, समाजीकरण होता है किसी भी व्यक्ति का। तो ये कौन कौन हो सकते हैं, जहाँ भी हमारा समाजीकरण हो रहा है वो सब समाजीकरण के कारक या मतलब समाजीकरण के एजेंट है, संस्थाएं हैं। हमारा समाजीकरण सब कहाँ होता है, एक तो परिवार में होगा, स्कूल में होगा, दोस्तों के साथ होगा, मीडिया में होगा, हमारे नेबरहुड में होगा, जो हमारे पड़ोसी होंगे, जो हमारे रिश्तेदार के लोग, रिश्तेदारी वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा समाजीकरण होगा। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के थ्रू हमारा समाजीकरण होगा। अगर हम किसी चाय की टपरी पर बैठने जा रहे हैं तो वहाँ हमारा समाजीकरण होगा। तो ये सब क्या होगा, हमारे समाजीकरण की संस्थाएं होगी। ठीक है, मतलब जो भी समाजीकरण में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी हमारे समाजीकरण को करवाते हैं, समाजीकरण की संस्थाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब बोला गया कि समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बताइए, अगर एक बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले क्या वो मीडिया के संपर्क में आएगा, मतलब मान लीजिए पैदा हुआ और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ में के संपर्क में आ गया है, फिर सबसे पहले मान के चलिए सोशल मीडिया के संपर्क में आ गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्या वो सबसे पहले दोस्तों के संपर्क में आ जाएगा, कि मान लीजिए आज पैदा हुआ और कल 4 दोस्त बना लिए बच्चे ने, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या वो स्कूल के संपर्क में आएगा, कि बच्चा सिर्फ एक दिन का है और स्कूल जाना चालू हो गया, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से गलत हो जाएंगे। हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा परिवार, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है। उसका परिवार ही उसे सपोर्ट देगा, उसका परिवार ही उसे बचपन में पालेगा। तो मतलब समाजीकरण उसका जो प्रारंभ में होगा, सबसे पहले किन सदस्यों से बात करेगा, जो उसके फैमिली के होंगे, ना दोस्तों से कर पाएगा, ना स्कूल से वालों से कर पाएगा। सबसे पहले जिनके संपर्क में रहेगा वो उनके परिवार वाले होंगे। तो समाजीकरण की जो पहली संस्था होगी वो हमारा परिवार होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोला गया है, द बिलीफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल्स, कार्स एक्सेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। मतलब कि ये जो मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। मतलब देखिए, जब बच्चे ना छोटे होंगे तो क्या होगा, जैसे मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, कि मान के चलिए कि आपके कोई भी एक छोटा सा बच्चा है आपके घर में, और क्या हो गया कि वो चलते चलते गिर जाता है, और वो फिसल के गिर गया, तो क्या होगा, उसकी मम्मी क्या करेगी, फर्श को मारना चालू कर देगी, कि तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा, ऐसे
तरीके से। तो जो बच्चा रो रहा होता है गिरने के बाद, वो क्या होता है, हंसने लग जाता है और खुश होता है कि चलो फर्श को मार पड़ी मुझे गिराने के कारण। लेकिन उसको क्या पता कि फर्श जो है, फर्श तो क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, मतलब फर्श में कोई जान तो होती नहीं है। अब बच्चे को तो ये नहीं पता, बच्चा क्या सोच रहा है कि फर्श भी क्या है, जीवित है। इसी तरीके से अगर गुड़िया के साथ बच्चा खेल रहा है और गुड़िया ने क्या, मतलब मान के चलिए चलते चलते गुड़िया गिर गई, तो बच्चा क्या सोचेगा कि गुड़िया को क्या लग गई, चोट लग गई। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि गुड़िया को चोट कैसे लग सकती, गुड़िया तो निर्जीव चीज़ है। कार में अगर बच्चा बैठा है और अगर मान के चलिए कार तेज़ी से चल रही है, तो वो सोचेगा कि कार जानबूझ के उसे भगा रही है, या फिर इस तरीके की कोई भी वो थिंकिंग कर सकता है। ठीक है, अगर वो मान के चलिए उसके तरफ कार अगर तेज़ी से कोई ला रहा है, तो सोचेगा कि कार खुद से चल कर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें सोचेगा। तो ये सब जो चीज़ है, इनको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि इनको क्या, इनको कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण कहा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, वर्गीकरण नहीं कहा जाएगा। क्या इनको केंद्रीकरण कहा जाएगा, मतलब बच्चे का कहीं पे सेंटर्ड ध्यान है, कहीं पर बच्चे का ध्यान केंद्रित हो गया है, बिल्कुल नहीं। क्या बच्चे की एक पदानुक्रमित सोच है, मतलब हायरार्किकल थिंकिंग है, बच्चे की एक एकदम क्रम से सोच रहा है बच्चा, बहुत ही एकदम सीक्वेंशियल तरीके से सोच रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगी जीववादी सोच। जीववादी सोच का मतलब क्या होता है, इसको एनिमिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लग जाता है। ठीक है, निर्जीव वस्तु को क्या मानने लग जाता है, सजीव मानने लग जाता है। और जब बच्चा कम से कम समझ लीजिए 2 से 7 साल का होता है, मतलब जो बाल्यावस्था वाला जो टाइम होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही सामान्य बात होती है कि बच्चे के द्वारा मतलब जो गुड्डा गुड़िया है उसको अपने बच्चे के रूप में मानना, उसको सिराने में सुलाना, या फिर फर्श से अगर गिर जाता है तो फर्श को अगर आप लोग पीट दोगे, फर्श पर अगर 2-3 पैर मार दोगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, क्योंकि उस सजीव को क्या कर रहा है, वो सजीव को मतलब निर्जीव चीज को सजीव मानकर चल रहा है। ठीक है, तो ये जीववादी सोच कहलाती है। और अगर हम जीन पियाजे के सिद्धांत से बात करें, तो ये उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं डली शायद। यहाँ पर बोला गया है, देखिए सबसे पहले तो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, एक ए करके अभिकथन दिया होता है, आर करके कारण दिया होता है। आपको सबसे पहले बताना है कि अभिकथन सही है या नहीं, फिर देखना है कि कारण सही बैठ रहा है या नहीं, और अगर दोनों सही बैठ रहे हैं तो ये देखना है कि कारण अभिकथन की सही से व्याख्या कर पा रहा है या नहीं। अगर 3 चीज़ें आप देख लेते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 4-year-old Ria cannot take into consideration that height and width of the two beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beakers। मतलब कि 4 वर्षीय जो रिया है, वो लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में, मान के चलिए कि एक बर्तन ऐसा लंबा है और एक बर्तन क्या है, ऐसा चौड़ा है। एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। मतलब मान के चलिए कि आपने क्या करा, इस बर्तन में जब पानी रखा तो पानी का स्तर इतना पहुंचा। अभी चौड़ा बर्तन है, इसमें जब आप पानी डालोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बर्तन का स्तर इतना ही है, मतलब पानी का स्तर इतना ही रहेगा। अब जो रिया है वो 4 साल की बच्ची है, वो क्या कर रही है, जब इसमें पानी डाल रहे हैं बड़े वाले इसमें, और जब ये छोटे में पानी डाल रहे हैं, पानी तो उतना ही है दोनों में। ठीक है, एक ही समय में उतना ही पानी डाल रहे हो। मान के चलो इसमें आपने अगर आधा लीटर पानी डाले हो तो उसमें भी आपने आधा लीटर ही पानी डाला है। लेकिन बच्ची क्या सोच रही है, बच्ची ना ऊंचाई पर, जैसे इसकी ऊंचाई पर और इसकी चौड़ाई पर एक साथ ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर आप उससे पूछ रहे हो कि किस में पानी ज़्यादा है, तो हो सकता है ऊंची वाली चीज़ में बोल दे कि पानी ज़्यादा है, जबकि उसी के सामने डाला गया। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ की ऊंचाई ज़्यादा आ रही है और एक चीज़ की ऊंचाई कम आ रही है, क्योंकि हो सकता है सिर्फ ऊंचाई पर ध्यान दे रही है और वो चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर सिर्फ चौड़ाई पर ध्यान दे रही है, ऊंचाई पर ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को मतलब ये उसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है पता है, क्योंकि बच्ची अभी क्या है, अभी बच्ची है छोटी, अभी बच्ची है 2 से 7 वर्ष के बीच की, मतलब 4 वर्ष की है तो 2 से 7 वर्ष के बीच की है। तो बच्ची का जो अभी बच्ची के अंदर एक संरक्षण का गुण नहीं आया है। इसको क्या बोला जाता है, संरक्षण, कंजर्वेशन जिसको कि बोला जाता है। संरक्षण का गुण नहीं आने की वजह से क्या होता है कि बच्ची सभी पहलू पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाती। अगर एक ही मतलब सेम टाइप की चीज़ है और आपने दूसरे बर्तन में डाल दी, तो हो सकता है बच्चा ऊंचे वाले बर्तन को बोल दे कि ऊंचे वाले बर्तन में ज़्यादा सामग्री, क्योंकि बच्चे में अभी संरक्षण का गुण नहीं आया है। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं।
कारण दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार रियाज संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक चरण में होगा तो उसमें संरक्षण का गुण नहीं होगा, उसमें वर्गीकरण का गुण नहीं होगा, उसमें एक चीज़ों को सीक्वेंस में रखने का गुण नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें CCS नहीं होगा, न कंजर्वेशन होगा, न उसमें क्लासिफिकेशन होगा, ना उसमें क्या होगा, सीरिएशन होगा, मतलब उस सीरीज़ में चीज़ों को नहीं रख पाएगा। तो ये तीनों गुण उसमें क्या होंगे, अभाव पाया जाएगा तीनों गुण का। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्या होगा, अभिकथन तो सही है, अभिकथन सही है, क्योंकि हो सकता है 4 साल के बच्चे के साथ ये स्थिति प्रॉपर हो सकती है। और जीन पियाजे के अनुसार वो बच्चा पूर्व संज्ञानात्मक विकास के चरण में है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही, सॉरी ये नहीं, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। मान के चलिए कि किसी बच्चे को क्या हुआ, कोई बच्चा कुछ समझ रहा था, मान के चलिए कोई मैथ से समझ रहा था, अब बच्चे को 2+4 समझना था। अब 2+4 बच्चा क्या कर रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, छोटा बच्चा है। तो आपने क्या किया, उसको संकेत दिया कि बेटा उंगलियां, आपने क्या किया, अपना हाथ उठाकर उंगलियों के थ्रू संकेत दिया, बेटा हाथ से गिनो। अब बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले 1 2 गिना, फिर उसके बाद में 4 लिखा था तो 3 4 5 6 ऐसा गिन लिया। तो उसको पता चल गया कि 2+4 6 है। तो अभी क्या आपने इसको पूरा आंसर तो बताया नहीं, आपने पूरा उत्तर तो नहीं बताया। पूरा उत्तर आप बताने से क्या हो गए, आपने पूरा उत्तर नहीं बताया। फिर भी बच्चा सही उत्तर तक कैसे पहुंच गया, सही उत्तर तक इसीलिए पहुंच गया क्योंकि आपने उसको क्या किया, आपने उसको संकेत दिया या फिर किसी अन्य तरीके के द्वारा सहयोग किया। तो वो जो आपने मदद करी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा स्केप फोल्डिंग या फिर उसको पाड़ बोला जाता है। ये क्या होती है, ये एक अस्थायी सहायता होती है, ठीक है। आपने क्या किया, तुरंत संकेत दे दिया, पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं कर दिया या फिर पूरा उत्तर नहीं बता दिया। आपने ये नहीं बोल दिया बेटा 2+4 = 6, ऐसा नहीं बोला। लेकिन आपने क्या करी, एक अस्थायी मदद करी, अस्थायी सहायता करी, मतलब आपने एक संकेत के रूप में सहायता करी कि बेटा गिन के वो करो। अब हो सकता है अगले बार जब आप पूछोगे कि 4+2 कितना होता है, तो या फिर 4+3 कितना होता है, तो बच्चे को ये बताना ना पड़े कि आपको, मतलब जो पहले आपने उंगली से संकेत किया वो नहीं करना पड़ेगा। बच्चा क्या होगा, खुद से उसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आपने जो करी उसको बोलते हैं अस्थायी मदद। और जो ये स्केप फोल्डिंग है, इसका प्रयोग किसने किया था, शब्द का इसका प्रयोग किया था लेव वाइगोत्स्की ने, जो कि क्या है, एक सामाजिक संरचनावादी थे। तो कभी भी पूछे कि स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक अस्थायी सहायता जो तब करी जाती है जब बच्चा उस कार्य को केवल अपने दम पर करने में सक्षम ना हो, और जब बच्चा अपने से करने में सक्षम हो जाता है तो अस्थायी सहायता क्या होती है, हटा दी जाती है। और एक किसका सिद्धांत था, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, ठीक है, जो कि एक सामाजिक रचनावादी थे। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हम आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। मतलब द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोपोजेस, मतलब कि जो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसको क्या बोला जाता है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है सिद्धांत, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें किस चीज़ की प्राथमिकता है, इसमें है सामाजिक अंतःक्रिया की, सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका है। मतलब कि ये क्या मानते हैं कि सामाजिक रूप से अंतःक्रिया अगर बच्चा कर रहा है, सामाजिक रूप से इंटरेक्शन बच्चा कर रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ होना तय है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने किस चीज़ को माना था, अब देखते हैं। उन्होंने पैसिव लर्निंग को माना था, निष्क्रिय अधिगम को बिल्कुल नहीं। ये थे एक रचनावादी, मतलब कौन, हमारे लेव वाइगोत्स्की जी रचनावादी थे। और रचनावादी लोग कभी भी निष्क्रिय अधिगम में नहीं मानते, वो लोग सक्रिय अधिगम में मानते, मतलब कि वो पैसिव लर्निंग में नहीं बल्कि एक्टिव लर्निंग में मानते, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब उन्होंने बोला रटंत अधिगम, मतलब रोट लर्निंग, मतलब लेकिन रटंत विद्या चलंत नहीं, हमने सुना है रचनावादी लोग रटंत विद्या में नहीं मानते थे, रटने पर जोर नहीं देते थे, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे वो वाइगोत्स्की हो, कोई भी रचनावादी व्यक्ति आपको कभी भी रटने संबंधी चीज़ों के बारे में बोलता नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इसका विरोध किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑपरेंट लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग जो है वो हमारे स्किनर भैया के सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर जो थे वो क्या थे, वो थे एक व्यवहारवादी। और व्यवहारवादी जो होते हैं, व्यवहारवादी क्या होते हैं, पुनर्बलन पर,
रीइंफोर्समेंट पर, रटने पर, प्रैक्टिस पर, लगातार एक ही चीज़ करने पर, ड्रिल अभ्यास पर, जो बार बार होता है ना, जैसे आपने गाने के लिए ड्रिल अभ्यास किया तो बार बार एक ही पंक्ति दोहरा रहे हो, रट रहे हो, तो इस चीज़ पर कौन जोर देता है? स्किनर, मतलब कि जो व्यवहारवादी लोग हैं वो जोर देते हैं। लेकिन हमारे जो वाइगोत्स्की जी है वो क्या है? वो है रचनावादी, तो वो इस पर जोर नहीं देते। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एक ही मात्र ऑप्शन बचा है, सहयोगात्मक अधिगम, मतलब कोलेबरेटिव लर्निंग, मतलब कि बच्चा क्या करे सहयोग के द्वारा। मतलब जैसे अगर दो बच्चे हैं या फिर शिक्षक है तो शिक्षक या तो शिक्षक का सहयोग ले ले बच्चा, या अपने क्या करे साथ के छात्रों का सहयोग ले, या अपने क्या करे माता पिता का सहयोग ले, किसी भी तरीके से सामाजिक गतिविधियों में जुड़े, ठीक है, जिससे बच्चे को क्या करे? कोलेबरेटिव लर्निंग हो, मतलब सबके सहयोग द्वारा शिक्षण हो, तो उससे बच्चे में क्या होगा? उससे बच्चे में संज्ञान का विकास अच्छी तरीके से होगा। ये किसका मानना था? वाइगोत्स्की जी का मानना था। उनकी थ्योरी मैंने अभी डाली है कुछ दिन पहले, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम उत्तर हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? मतलब कि इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ब्लैंक ऑफ मोरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर रादर देन फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। मतलब ऐसी कौन सी अवस्था होती है? मतलब इन्होंने क्या करी थी? 3 स्तर दिए थे, 3 स्तर, जो कौन कौन से हैं? पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, ये पहला है। सेकंड है हमारा परंपरागत, ये दूसरा है। और फिर तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब कि हमारा कौन सा है जिसको उत्तर परंपरागत भी बोला जाता है, ये तीसरा है, पश्चिम परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत, ठीक है, तो तीसरा है। ये 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाएं दी थी जो कि हमारे कोई काम की नहीं है। और जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है जीन पियाजे का, तो ये तो कट कर दीजिए, हमारे 3 ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। मतलब बच्चा क्या सोचता है कि जो लोग क्या कहेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, बच्चा किस हिसाब से काम करता है? लोग क्या कहेंगे, जो कि बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो बच्चा इस हिसाब से काम करेगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं किस बात पे, कि मान के चलिए वो किसी की चोरी करके कोई सामान लाया और लोग उसकी तारीफ कर देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। अगर किसी ने बोला कि बेटा अच्छा काम करो, सच बोलो ताकि उसकी तारीफ हो, तो वो क्या करेगा? वो सच बोलेगा। अगर उसको बोला जाए कि एक एक काम करो बेटा, लोगों के प्रति क्या करो? अच्छा व्यवहार रखो, व्यवहार आपका क्या रखो? बहुत अच्छा रखो, तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा व्यवहार रखेगा। क्यों रखेगा? ताकि लोग उसकी तारीफ करें। मतलब इसमें बच्चा जो भी काम करेगा या तो लोगों की तारीफ पाने के लिए करेगा, या तो लोगों के नज़र में अच्छा दिखने के लिए करेगा, या फिर नियम कानूनों के पालन के लिए करेगा। मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा। अगर मान के चलिए उसको खुद को पसंद आ रहा है कि मैं क्लास छोड़कर चला जाऊँ, ठीक है, लेकिन अगर सर उसकी तारीफ करेंगे क्लास में रहने के लिए, या फिर क्लास का नियम है कि हर बच्चे को रहना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्लास में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब व्यक्ति फॉलो करने लग जाता है तो वो आता है किसमें? परंपरागत चरण में। मतलब वो जब समाज की परंपराओं के हिसाब से चलता है, वो समाज के हिसाब से चल रहा है, वो अपने आसपास के क्या कर रहा है, वातावरण के हिसाब से चल रहा है, बाकी लोग क्या कहेंगे, बाकी लोगों के हिसाब से चल रहा है, तो वो परंपरागत चरण में है, ठीक है। तो हमारा क्या उत्तर है कि किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो समाज वातावरण की अपेक्षा अनुसार काम परंपरागत चरण में करता है, ठीक है। तो दूसरों की अपेक्षा अनुसार काम परंपरागत चरण में करेगा। पूर्व परंपरागत में क्या करेगा? इसमें बच्चा या तो दंड से बचने के लिए काम करेगा, या फिर उपहार के लालच में काम करेगा, ठीक है। मतलब बच्चा ये नहीं देखेगा कि कोई काम सही है गलत है, उसका बस इतना कि दंड मिल रहा है तो काम सही गलत है, उपहार मिल रहा है तो काम सही है। मान के चलिए उसको चोरी करने के लिए उपहार मिल रहा है तो उसे वो सही लगेगा, और अगर उसे पढ़ने के लिए दंड मिल रहा है तो पढ़ाई गलत लगेगी, अच्छी चीज़ें गलत लगने लग जाएगी। और पश्चिम परंपरागत में तो क्या होता है? बच्चा इन सब से उठ जाता है, नियम कानून को भी कुछ नहीं समझता, मतलब नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता। मतलब वो बच्चा ये समझ लग जाता है कि नियम कानून जो होते हैं वो मानव के लिए बने हैं, मानव नियम कानून के लिए नहीं बना है। इसलिए बच्चा क्या करेगा? पश्चिम परंपरागत चरण में ऐसे नियम कानून भी तोड़ देगा जो समाज के विरोध में उसको लग रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए उसको लग रहा है कि रात के 10 बजे के बाद घूम नहीं सकते, सरकार ने नियम बना दिया, लेकिन उसको लग रहा है क्यों नहीं घूम सकते, ये तो आज़ादी होनी चाहिए, तो वो नियम का विरोध कर देगा, ठीक है। जैसे सरदार भगत सिंह, ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के बनाए गए नियमों का भी विरोध कर दिया था, क्योंकि वो क्या लग रहे थे, उनको मानव हित के खिलाफ लग रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ क्या बोला गया है? अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, मतलब एक जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो क्या होती है? परीक्षा केंद्रित होती है, मतलब एग्जामिनेशन सेंट्रिक होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है,
या फिर शिक्षक केंद्रित होती है या फिर विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अभी की जो शिक्षा पद्धति जिसको कि हम प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम बोला जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो आती है, वो न परीक्षा केंद्रित होती है, न पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, न शिक्षक केंद्रित होती है। पहले की शिक्षा क्या होती थी? शिक्षक केंद्रित होती थी। जो शिक्षक बोलता था वही बच्चे करते थे। बच्चे क्या होते थे? निष्क्रिय श्रोता होते थे। ठीक है, बच्चे कुछ करेंगे नहीं, बस सुनेंगे, निष्क्रिय श्रोता होते थे। आज के समय में जो बच्चे हैं वो क्या है? निष्क्रिय श्रोता नहीं है। आज के समय में बच्चे सक्रिय श्रोता है और सक्रिय गतिविधि के संचालक है। इसीलिए जो अभी की प्रोग्रेसिव कक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ क्या बोला गया कि रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। रेनू इज अ काउंसलर एट अ स्कूल। विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। तो हम लोग जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने एक बहुत ही प्यारी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की मुख्यतः बुद्धिमत्ता बताई थी। 8 प्रकार की क्या होती उन्होंने मानी थी? बुद्धि होती है। अब 8 प्रकार की बुद्धि 8 अलग अलग प्रकार होते हैं, 8। ठीक है, तो किसी में भाषाई हो सकती है, किसी में स्थानिक, किसी में पारस्परिक, किसी में अंतर्वैयक्तिक। तो अब देखिए, जो रेनू है ना, वो विद्यालय में क्या है? परामर्शदाता मतलब काउंसलर है। और आप लोग जानते होंगे कि काउंसलर की सबसे अच्छी हैबिट क्या होना चाहिए कि उसको दूसरों की बातें समझ आना चाहिए। मतलब वो दूसरों के मन में क्या है, दूसरों का मन, दूसरों के विचार, इन सबको क्या कर सके, वो दूसरों के मन विचार को समझ सके, बहुत अच्छे से उनको जांच सके। अगर मान के चलिए कोई बच्चा उसके पास काउंसलिंग के लिए आया है कि मैम मुझे 10th के बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, इसके लिए काउंसलिंग करने आया है। अगर मान के चलिए रेनू दीदी में, जो भी रेनू इन परामर्शदाता है, इनमें अगर वो नॉलेज ही नहीं होगी कि वो बच्चों से कैसे बात करे, उनसे उनके मन को कैसे जाने, उनके विचारों को कैसे जाने, उनके रुचियों को कैसे जाने, तो कभी भी वो अच्छा परामर्श नहीं दे पाएगी। और दूसरे को जो समझना है, दूसरे की जो समझ है, दूसरे के विचारों की जो समझ है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो रेनू में कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए? रेनू में पारस्परिक बुद्धि होनी चाहिए। भाषाई बुद्धि होगी तो बात अच्छे से कर लेगी, लेकिन वो बातों को समझ अच्छे से नहीं पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान के चलिए कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, तो हो सकता है बात बहुत अच्छे से कर रहा हो, लेकिन दूसरों की बात को समझ सके ये जरूरी नहीं, तो भाषाई बुद्धि नहीं होगी। स्पाशियल या स्थानिक बुद्धि किस में काम आती है? एक मूर्तिकार में, एक पायलट में, इन सब में, जिनको कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए, स्थान का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बुद्धि की तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? इसमें खुद को समझा जाता है। ठीक है, इनमें खुद की समझ विकसित होती है, तो खुद की समझ का कोई काम नहीं है यहाँ पर, दूसरों की समझ है, क्योंकि वो एक परामर्शदाता है। अगर वो एक फिलोसोफर होती, दर्शन शास्त्री होती, तो उसको खुद की समझ या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मान के चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है कि मतलब जैसे एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, मतलब बच्चों को सिखा रहा है, तो उसके दौरान अगर प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं तो उनसे संप्रेषण मतलब बात करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करें। देखते हैं कि अगर नई शिक्षा नीति के हिसाब से किस भाषा का प्रयोग करें। केवल और केवल क्षेत्रीय भाषा का, मतलब ओनली रीजनल लैंग्वेज का, या फिर ओनली हिंदी का, मतलब वो हिंदी में बात कर रहा है। अब मान के चलिए हिंदी में बात कर रहा है और बच्चे की मातृभाषा है मराठी, या फिर बच्चे की मातृभाषा है पंजाबी। अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि टीचर क्या बोल रहा है। आपने क्षेत्रीय भाषा में बात करी, मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का एक जैसे क्षेत्र है बुंदेलखंड बोला जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश का भी एक बुंदेलखंड क्षेत्र है। अब वहाँ के आपने बुंदेली में बात करी, पर हो सकता है वहीं के स्थानीय बच्चे की बोली कुछ अलग भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी कि पूरे रीजन की जो लैंग्वेज है वही बच्चे की भी मातृभाषा हो, तो वो भी बच्चा हो सकता है उसको ना समझ पाए। केवल अंग्रेजी भाषा में, अब मान के चलिए हिंदुस्तान में आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, इंडिया में, और आप बच्चों को सिर्फ केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। अब बच्चे की मातृभाषा इंग्लिश तो होना लगभग यहाँ पर क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी मातृभाषा इंग्लिश होगी, मतलब जिनके मम्मी पापा दोनों हमेशा से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हो सकता है मिक्स लैंग्वेज में बात करें, पर केवल इंग्लिश तो संभव नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। न केवल क्षेत्रीय भाषा में, न केवल हिंदी भाषा में, न केवल अंग्रेजी भाषा में। बात करिए बच्चे की मातृभाषा में, क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 की अलग अलग मातृभाषा हो सकती है।
हो सकता है आप कोई बात हिंदी में कर रहे हो, 5 बच्चों को समझ आ रही, 5 को नहीं आ रही है। आपने केवल इंग्लिश में करी, हो सकता है 1 को आ रही, 9 को नहीं आ रही है, हो सकता है 10 के 10 को नहीं आ रही है। केवल क्षेत्रीय भाषा में बात करें, हो सकता है 8 को आ रही है, फिर भी 2 को नहीं आ पा रही है। अगर आप सबकी मातृभाषा में बात करें, सबकी मातृभाषा की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर रखें कि अगर एक बच्चा मान के चलिए मराठी बैकग्राउंड से आ रहा है तो आपको मराठी के कम से कम बेसिक वर्ड पता हो। अगर एक बच्चा पंजाबी बैकग्राउंड से आ रहा हो तो आपको उसके बेसिक वर्ड पता हो, उसकी चीज़ें पता हो, इसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आपको बच्चे की मातृभाषा में बात करना है, ठीक है। और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, ठीक है। प्राइमरी स्तर पे तो कम से कम आपको मातृभाषा के हिसाब से सिखाना है। यही महात्मा गांधी भी कहा करते थे। 5 साल की वैशाली, 5 ईयर ओल्ड वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। मतलब अमित कोई लड़का है, वैशाली कोई लड़की है। वैशाली ने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। अमित के पास एक फुटबॉल होगी, शायद वैसी वैशाली को चाहिए होगी। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटा फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते हैं, तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। मैं गुड़िया का चित्र बना देता हूँ। इस तरीके की गुड़िया लाने की बात करी उसकी माँ ने, ठीक है। थोड़ी सी साइड गुड़िया है, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं एक गुड़िया लेकर आऊँगी। अब जो माँ का जवाब है वो क्या दर्शाता है, देखिए। एक बच्ची थी वैशाली, उसने बोला कि मम्मा मुझे क्या चाहिए, अमित के तरीके की फुटबॉल चाहिए। वैशाली की उसकी माँ ने कहा कि बेटा फुटबॉल तो केवल लड़कियाँ खेलती है, केवल लड़के खेलते हैं, तुम्हारे लिए एक छोटी सी गुड़िया लाऊंगी। तो माँ का जो जवाब है क्या, वो जेंडर रोल में फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाता है, मतलब जेंडर रोल में लचीलापन दर्शाता है। अगर ये जेंडर रोल में लचीलापन दर्शा रहा होता तो माँ कहती, हाँ बेटा ठीक है, फुटबॉल खेलो, चाहे गुड़िया खेलो, जो भी खेलो, जेंडर पर थोड़ी ना डिसाइड होगा। आप लड़के गुड़िया खेल सकते हैं, लड़कियाँ फुटबॉल खेल सकती है। अब लड़कियाँ क्रिकेट भी तो खेल रही है हमारे देश में, वर्ल्ड कप तक जीत के ले आए वो लोग, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी खेल खेल सकता है। ये कौन कहता है, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी कहती है, जेंडर भूमिका में लचीलापन कहता है। लेकिन उसकी माँ का कथन कहीं से भी लचीलापन तो नहीं दिखा रहा है। लिंग समता मतलब जेंडर इक्विटी, मतलब वो ये मान रही है कि दोनों जेंडर इक्वल होते हैं। कहाँ इक्वल मान रही है, वो तो मान रही है कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़कियाँ केवल गुड़िया खेलती, तो ये भी नहीं मान रही है। क्या वो लिंग रूढ़िबद्धता की बात करें तो बिल्कुल वो लिंग रूढ़िबद्धता की बात करें, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि मतलब बालक है तो सिर्फ क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। और अगर बालिका है तो वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ खेलेगी गुड़िया। यही क्या होता है, यही को इसी चीज़ को कहा जाता है लिंग रूढ़िबद्धता। मतलब हमने क्या कर दिया, लिंग को एक पर्टिकुलर खिलौने के साथ, पर्टिकुलर गेम के साथ, पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया कि अगर बेटा खाना बनाएगी तो लड़कियां बनाएगी, अगर मान के चलिए खेल खेलेंगे, कमाने जाएंगे तो सिर्फ लड़के जाएंगे। लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के क्या कर रहे हैं, घर पर रहकर या तो बच्चों को संभाल रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और कई सारी जो लड़कियां हैं वो ग्राउंड वर्क, साइट वर्क कर रही है, अपने काम पर जा रही है, ऑफिस जा रही है। तो ये मात्र क्या है, एक सोच है जो क्या हो गई, हम लोगों के अंदर बस गई है और धीरे धीरे हट भी रही है, ठीक है। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण है कि किस तरीके से उसकी माँ को लगता है कि फुटबॉल सिर्फ लड़के खेलेंगे और जो गुड़िया है उससे सिर्फ लड़कियाँ खेलेगी, ठीक है। क्या ये जेंडर रेलिवेंस का मुद्दा है, मतलब लिंग की प्रासंगिकता बता रही माँ की किस तरीके से लिंग प्रासंगिक है। जी बिल्कुल नहीं, ये लिंग की प्रासंगिकता नहीं, लिंग की रूढ़िवादिता बता रही, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। लिंग प्रासंगिकता कब बता रही होती है कि कुछ चीज़ों में जहाँ जेंडर मैटर करता है वहाँ पर वो लिंग प्रासंगिकता की बात कर रही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई लिंग मैटर नहीं करता, फुटबॉल में और गुड़िया में कहाँ से लिंग आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का नामीकरण मतलब लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन और उन्हें वर्गों में बांटना, प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। मतलब बच्चों का आपने नामकरण कर दिया। जैसे आप कई शिक्षक देखते हो कि जैसे बच्चे को बोलते गधे बच्चे हैं, या फिर बच्चे को बोलते कि ये क्या है, होशियार बच्चा है, ठीक है। तो अब मान के चलिए, अब होशियार तो बोल दिए तो उससे तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने गधा बच्चा बोल दिया या फिर बेवकूफ़, मूर्ख, बहुत सारे प्रकार के वर्ड यूज़ करते हैं जिसको क्या करते हैं, बच्चों को लेबल करना बोलते हैं। या फिर इस तरीके से भी कि ये बच्चा ए ग्रेड लाता है या फिर ये बच्चा सी ग्रेड लाता है। तो इस तरीके से भी अगर आपने बच्चों की लेबलिंग कर दी या फिर उनको क्या कर दिया, कैटेगरीज में बांट दिया। कैटेगरीज में कैसे, जैसे कि ए ग्रेड के बच्चे, बी ग्रेड के बच्चे, ए प्लस ग्रेड के बच्चे, सी ग्रेड के बच्चे। तो ये क्या कर दिया आपने, प्लेस कर दिया सबको, आपने लेबल कर दिया कि ये बच्चे क्या है, स्लो है या फिर ये बच्चा तेज़ दिमाग वाला है। तो इससे क्या हो, ठीक है। तो बच्चे का नामकरण अथवा उन्हें वर्गों में बांटना।
अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुनिश्चित करेगा। मतलब क्या करेगा, इन्हेंसेस एंड फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब बच्चों में जो सीखना है उसको बढ़ावा देगा। तो देखिए, अगर आपने किसी बच्चे को सी ग्रेड वाला बच्चा बोल दिया या फिर किसी बच्चे को गधा बच्चा बोल दिया, जो भी बोल दिया, अब वो कहीं ना कहीं से भी उसके सीखने को बढ़ावा तो देगा नहीं, उल्टा उसका बच्चे का जो मोटिवेशन है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, एक तो उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा, एक जो उसका क्या होगा, अपने आप पर आत्मविश्वास, जिसको कि क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंस होता कहा जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाएगा बच्चे का। तो ये एक नुकसान हो गया। तो आपने क्या किया, उसके सीखने को सुनिश्चित नहीं किया, उल्टा उसके सीखने को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे को नुकसान ही पहुंचाएगी। ठीक है, विकास को, सीखने को बढ़ावा नहीं देगी। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो करेंगे सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस या फिर हीनता की भावना, इन्फेरियोरिटी की भावना महसूस करेंगे। अगर एक होशियार बच्चे के पास में कोई कमज़ोर बच्चा बैठा होगा और आपने उसका नाम भी रख दिया कि ये कमज़ोर है या फिर ये BC ग्रेड का बच्चा है, तो बच्चा क्या होगा, हमेशा उसी सोच में रहेगा कि यार मैं कमज़ोर हूँ, मैं इस चीज़ को तो सीख ही नहीं सकता। हो सकता है उस चीज़ को सीख सकता है, हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर पहले वो सही नहीं दे पाया हो, अभी वो दे सकता है, फिर भी वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस अनुभव करेगा। दे हमको सही लग रहा है। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति बिल्कुल सही रणनीति नहीं है। कभी भी बच्चों को लेबल करना या कैटेगराइज करना शिक्षण में अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बिल्कुल डालेगा। अगर होशियार बच्चा है, होशियार तो अब मान ली 20 बच्चों की क्लास है, होशियार कितने होंगे, 2 से 3, उनको तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, लेकिन बाकी बच्चों का जो आत्मसम्मान है वो भी गिर जाएगा और बाकी बच्चों का प्रदर्शन भी डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है हमको। ये क्या करेगा, बच्चों के सीखने की लाचारी, हिंसा को जन्म देगा, इसलिए हमको लेबलिंग भी नहीं करनी कभी, नहीं बच्चों को कैटेगरीज में बांटना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 2 सही उत्तर था। सिंपल सी बात है, लेबलिंग करने का या फिर लेबल करने का बच्चों को नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन मीन्स, मतलब कि सतत व समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या मायने हैं, देखते हैं क्या मायने हैं इनके। कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स विद ईच अदर, मतलब विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। मतलब सतत एवं समग्र मूल्यांकन से क्या करोगे आप, एक विद्यार्थी की दूसरे से तुलना करोगे, बोलोगे ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये क्या है बच्चा ये एकदम तेज है, ये बच्चा क्या है एकदम स्लो है। इस तरीके से आप क्या करोगे, बच्चों की तुलना करोगे, तो बिल्कुल नहीं करोगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन बहुत अच्छे उद्देश्य से आया है। इसका उद्देश्य एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना नहीं करना है। ठीक है, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करोगे। मतलब कि जो भी एस्पेक्ट्स है जो बच्चे की क्या करते हैं, जो चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, उनकी आप क्या करोगे, उनके सभी पहलू को शामिल करोगे। जैसे पहले क्या होता था, बच्चे के सिर पर क्या होते थे, अंक देखे जाते थे। अब अंक से बच्चे की हो सकता है किसी परफॉर्मेंस को देखा जाए, बच्चे के मानसिक विकास को देखा जाए, या फिर बच्चे के आप लोग बौद्धिक विकास को देख रहे हो, लेकिन क्या बच्चे के शारीरिक विकास को देख पा रहे हो। तो अगर शारीरिक विकास को देखना है तो उसके खेलों का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, किस हिसाब से वो खेल खेल रहा है, किस हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। तो सतत समग्र मूल्यांकन में क्या होता है, उसका मानसिक पक्ष, उसका शारीरिक पक्ष, उसका बौद्धिक पक्ष, उसका भावनात्मक पक्ष। अब मान के चलिए एक बच्चा परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हर समय सैड रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उस चीज़ को आप एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप सभी पक्षों का उसका मूल्यांकन करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलू को शामिल करना ही क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्या है मतलब उद्देश्य कह लीजिए या फिर उसके मायने हैं। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, बिल्कुल नहीं। केवल शैक्षिक नहीं, बच्चे की शैक्षिक, सह शैक्षिक, खेल में कैसा है बच्चा, अगर वो पढ़ाई में कैसा है, वो अगर मान के चलिए बोलने में कैसा है, वो डांस कैसे कर रहा है। अगर डांस बहुत अच्छा कर रहा है तो हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें एक अलग स्किल है। ठीक है, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, ये योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। ये CC या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल शैक्षिक भी नहीं और एक दूसरे से तुलना भी नहीं, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। मतलब कि इफेक्टिव टीचर ऑफन यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस।
इन क्लासरूम दिस वुड इनेबल द टीचर टू अंडरटेक। मतलब क्या होता है, जब क्लास चल रही होती तो ना जो अच्छे टीचर होंगे वो क्या करते, बीच बीच में प्रश्न करते रहते। जैसे मान के चलिए वो न्यूटन का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर एक चीज़ बताओ, अगर मान के चलो एक बस रुक गई तो आप आगे जाओगे या पीछे जाओगे, तो बच्चा बोलेगा सर आगे जाएंगे। तो ये और फिर जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का चैप्टर पढ़ा रहे, तो बेटा आपने पूछ लिया कि बताओ बेटा कि पुष्प कहाँ पर, मतलब किसके चरणों में अर्पित होना चाहता है, तो उन्होंने बोल दिया कि मातृभूमि के वीरों के चरणों में अर्पित होना चाहता है, क्लास 5 का जो चैप्टर है। तो इस तरीके के जब आप प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जांच करने वाले प्रश्न कहा जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, किस रूप से, सक्रिय रूप से। ऐसा नहीं कि टीचर बोले जा रहा है बच्चे सुने जा रहे हैं। अगर आप बीच में क्वेश्चन किया तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी पढ़ाया है उस पर अच्छे से क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी तो आपके बीच बीच में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का बच्चा क्या कर पाएगा, उत्तर दे पाएगा। इसलिए क्या कर रही है, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं जो अच्छे शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक है। तो ये किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, तो ये हमको मिलती है रचनात्मक मूल्यांकन करने में, जिसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव तो साल के अंत में होता है, स्टैंडर्डाइज्ड कभी नहीं करना है, मानकीकृत मूल्यांकन को अच्छा नहीं माना जाता। नॉर्मल रिफरेंस में क्या करते हैं, बच्चों को कंपेयर करते हैं, बच्चों की तुलना करते हैं, ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों का फोकस बढ़ाना है, या फिर बच्चों को क्लास में ये देखना है, जैसे मान के चलिए आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे और एक बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन के उत्तर दे रहा है। अब आपने उसका नाम तो कहीं लिखा नहीं, न ही उसको क्या करा, उसको कहीं मार्क्स दिए, लेकिन आपको पता चल गया कि बच्चा बहुत अच्छा है या फिर बच्चा बहुत अच्छे सुन रहा है। इसी तरीके से अन्य बच्चों को भी आपने मोटिवेट किया सीखने के लिए, बताने के लिए। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। इससे आपने बच्चे को क्या किया, बच्चे की रचना करने के लिए, बच्चे की लर्निंग के लिए आपने ये सब क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण रहेगा, जो शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ होती है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, साथ साथ होता है, तो ये क्या होगा, यह बहुत अच्छा होगा शिक्षण प्रक्रिया की नज़र से। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो धन्यवाद, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।